तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग यहाँ पर बहुत सारे एल्डर्स को मार चुका था और अब ये ली मुआन को लेकर यहाँ से निकल रहा था। तभी आसमान में यहाँ के जो 5 एंसेस्टर्स थे वो प्रकट होते हैं। अब आगे, अब वांगलिंग पर एक एल्डर जो थे वो पर्पल इंक इंसेक्ट्स यूज करते हैं, जो कि एक डेडली पॉइजन अटैक है, और इसकी तरफ बढ़ा देते हैं। अब ये जो पॉइजन था इसका भी रैंक 184 है, यानी कि पावरफुल पॉइजन्स के अंदर। पर वांगलिंग जब इसे देखता है, ये अपने जी रियल्म को एक्टिवेट करता है और फिर से अपने पावरफुल प्रेशर से इन पर अटैक कर देता है। और इनके जो इंसेक्ट्स थे उनसे बचने के लिए ये अपने रेस्ट्रिक्शन फ्लैग को एक्टिवेट करता है, जो कि ली मुआन और इसे प्रोटेक्ट कर रहा था। और ये जो एल्डर थे इनका नाम चेन बाई लिंग था, बाई लियांग। हालांकि नासेंट सोल के लेट स्टेज में थे, फिर भी एक डेंजर फील करते और अपनी बॉडी के आसपास एक बैरियर बनाने लगते। पर बैरियर किसी काम का नहीं था। वांग लिंग इनके डिफेंसेस को भी तोड़ देता है। अब चेन बाई लांग इसे बचने के लिए अपना इसेंस ब्लड यूज करते हैं और एक ब्लडी बीड बनाते हैं, ताकि ये वांगलिंग के उस रेड लाइट यानी कि जी रियल्म को ब्लॉक कर पाए और कैसे भी करके इसे न्यूट्रलाइज कर पाते हैं। पर फिलहाल इनके पसीने छूटने लगते हैं। बाकी जो 4 नासेंट सोल कल्टिवेटर्स यानी एंसेस्टर्स आए थे उन्हें भी अजीब लगता है। चेन बाई लियांग इन्हें लगता है कि वांगलिंग के अटैक को ये डिसॉल्व कर चुके, तब ये क्या करेगा। और अपने इंसेक्ट्स को बोलते हैं कि इस बंदे को डिवोर कर जाओ, और लीमुआन को गाली मारते हैं कि इससे भी। लीमुआन इस दौरान अपने बैग में से कुछ निकाल रही थी, पर वांगलिंग मना करता है कि कोई ज़रूरत नहीं। अब वांगलिंग ये जो पर्पल इंसेक्ट्स थे इनको रेस्ट्रिक्शन में ट्रैप कर देता है और फिर से रेड लाइटनिंग से इन पर अटैक करता है। चेन बाइलियांग कहता है कि तुम हो कौन? तुम ये सब चीज़ें केवल एल्केमिस्ट के लिए तो नहीं कर रहे हो। तुम्हारा पर्पस क्या है? वांगलिंग सीधा कहता है, मुझे तुम्हारा पर्पल क्लाउड सेक्ट चाहिए, मतलब क्लाउड स्काई सेक्ट चाहिए। अब चेन बी आलंग भी कहता है कि तुम काफ़ी एरोगेंट हो, कि चलो मानते हैं कि हम पांचों मिल करके तुम्हारे इस लाइटनिंग से फाइट नहीं कर पाएंगे, यानी जी रियल्म से, लेकिन तुम्हें इंजर्ड तो कर सकते हैं। अब वांगलिंग अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, इसके हाथ में एक रेड लाइन चमकती है और जैसे ही ये चमकता है आसमान में बादल चेंज होने लगते हैं और लाल बादल बनने लगते हैं। ये था डिवाइन रेट्रीब्यूशन, क्योंकि वांगलिंग की बॉडी में अगर आपको याद हो तो इसका हल्का सा अंश था, और क्योंकि वांगलिंग फिलहाल नासेंट सोल पे है तो अब इसे यूज कर पा रहा था। अब ये जो पांचों एंसेस्टर्स थे उनमें से एक सबसे बूढ़ा था, जो कि शायद 1300 साल का होगा। वो आसमान की तरफ देखता है और समझ जाता है कि ये तो डिवाइन रेट्रीब्यूशन है। वांगलिंग कहता है सही है, और मेरे बाकी अटैक से तुम बच सकते हो, पर इससे तुम पांचों नहीं बच सकते। अब ओल्ड मैन कहता है कि ठीक है, थोड़ा समय दो, हम डिस्कस करते हैं। पर वांगलिंग इन्हें समय देता नहीं है। इसका जी रियल्म फिर से फ्लैश करता है और साथ में इसका रेस्ट्रिक्शन फ्लैग भी आगे बढ़ता है। पांचों जो ये नासेंट सोल कल्टिवेटर्स थे यानी एंसेस्टर्स थोड़ा लेट हो चुके थे, क्योंकि इन्हें लगा था कि वांगलिंग समय देगा। अब वांगलिंग का जी रियल्म चेन बियेलांग से फिर से टकराता है और उसके पास समय नहीं था कि वो कुछ अटैक बना सके। चेन बियेलांग इसके बॉडी में वांगलिंग का जी रियल में एंटर कर जाता है और ये फील करता है कि मानो इसका जो बॉडी है इसका सोल आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। ये जमीन पे बैठ के कल्टीवेट करने लगता है, और इस दौरान जो वांगलिंग का रेस्ट्रिक्शन फ्लैग था दूसरे वाले एक एंसेस्टर को ट्रैप कर देता है, और वो एंसेस्टर कितना भी ट्राई करते हैं उससे निकल नहीं पा रहे थे। तो 5 एंसेस्टर्स में से 2 पर तो वांगलिंग अटैक कर चुका था, बचते हैं 3। और वांगलिंग सीधा देखता है जो सबसे बड़े ओल्ड मैन थे कि अपना सोल ब्लड दे दो, नहीं तो ये लोग भी मारे जाएंगे। पर ये ओल्ड मैन कहता है, भाई मैं 1300 साल से कल्टीवेट कर रहा हूँ, आज तक मैंने अपना सोल ब्लड किसी को नहीं दिया। अब वांगलिंग कहता है, मेरा कोई ग्रज नहीं है, पर तुम लोग बात नहीं मान रहे हो तो ठीक है। अब ये डेविल जू लीकियो और सेकंड डेविल दोनों को बाहर निकालता है। और इधर वो जो चेन बियालंग थे, जो कि कल्टीवेशन कर रहे थे, जमीन पे पड़ चुके थे, क्योंकि उस ऑरा को यानी जी रियल्म को ये संभाल नहीं पाते, यानी कि मारे जाते। अब जो 3 एंसेस्टर्स थे इनमें से एक बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं तुमसे तो डेथ तक फाइट करूंगा, तो मुझे रिग्रेट नहीं होगा। वांगलिंग फिर से समझाता है कि अपना सोल ब्लड दे दो, 500 साल बाद उसे रिटर्न कर दूंगा। अब ओल्ड मैन को सोचता है और वांगलिंग को अपना सोल ब्लड दे देता है। अब वो जो सबसे ज़्यादा ओल्ड मैन थे यानी जो 1300 साल वाले, वो उस बंदे की तरफ देखते हैं यानी एंसेस्टर की तरफ जो कि ट्रैप थे, और वांगलिंग से कहते हैं इसे छोड़ दो, इसे मत मारना। वांगलिंग इन्हें छोड़ देता है और धीरे धीरे करके ये जो बाकी भी 3 थे ये अपने सोल ब्लड वांगलिंग को दे देते हैं। पर वांगलिंग मानता नहीं है। यहाँ पर जो भी बंदे कोर फॉर्मेशन लेवल पे थे या नासेंट सोल पे, जैसे कि सॉन्ग किंग वगैरह, सबके सोल ब्लड ये लेता है। और फिलहाल वांगलिंग इन्हें लेने के बाद लिमुआन को लेकर सदन कोर्टयार्ड की तरफ बढ़ता है, लिमुआन के घर में। और वहां पहुंचते ही मुआन कुछ बोलने वाली थी, पर वांगलिंग ब्लड वॉमिट करने लगता है और इसे बताता है कि वानिर, मुझे कुछ समय तक क्लोज डोर कल्टीवेशन में जाना पड़ेगा।
अब वांगलिंग यहाँ पर कल्टीवेशन में बैठ जाता है। बात ऐसी थी कि वांगलिंग अभी तक नास एंड सोल पे कभी जा ही नहीं पाया था। इसका क्लोन बॉडी तो पहुंच जाता है, बट जैसे इसका क्लोन बॉडी इसके मेन बॉडी के साथ मर्ज होता है, इसके मेन बॉडी ट्राई तो करती है नास एंड सोल में जाने का, पर जी रियलम का मुसीबत ये अलग चीज है। और वांगलिंग जब इसे कर नहीं पा रहा था तो ये क्या करता है कि इसके मेन बॉडी का जो डांटियान कोर है वहां पर ये अपने अवतार को सप्रेस करके मानो डांटियान को एक तरह से रिप्लेस कर देता है। तो नास एंड सोल की जगह इसका डांटियान यानी कि इसका अवतार बैठा रहता है छोटे फॉर्म में। इसकी वजह से इसका पावर लेवल नाथ एंड सोल पे पहुंच तो जाता है, और साथ में जी रियल्म को भी ये यूज़ कर पा रहा था। बट जब जब ये जी रियल्म को यूज़ करता है तो इसके नाथ एंड सोल यानी अवतार पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है, यानी अच्छी खासी ऑरा इसकी यूज़ होती है। और ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था। अवतार इसका गायब नहीं होगा क्योंकि इसकी मेन बॉडी के साथ फ्यूज हो चुका है। नहीं तो पहले ऐसा था ना कि 30 साल के बाद ये गायब हो सकता था। 7 दिन बीत जाते हैं और वांगलिंग अब रिकवर हो चुका था। अब ली मुआन अंदर आती है और इससे पूछती है कि तुम्हारे साथ ये हुआ क्या है? तुम नासेंट सोल पे शायद नहीं पहुंचे हो। और ये सीधा बोलती है कि मुझे सही सही बताओ, मुझे सब चीज़ तुम्हारे बारे बारे में जानना है। वांगलिंग मुआन की तरफ देखता है जो कि फिलहाल काफ़ी सीरियस थी, और ये बोलता है ठीक है, और एक कहानी शुरू करता है जाओ कंट्री से, मतलब बचपन से, और एक एक चीज़ इसे बताता है। मुआन भी इसकी स्टोरी सुन के मतलब उसकी आंखें लाल हो जाती जब वो बचपन की स्टोरी इसकी सुनती है। और वांगलिंग इसे बताता है इस बार मैं जब वापस लौटूंगा तो टैंग फैमिली को पूरा खून में बदल दूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम भी चलो। इधर मूव थोड़ी सीरियस थी और इससे कहती हर बार जब तुम जी रियल में यूज़ करते हो तो तुम्हारी नासेंट सोल एनर्जी ज़्यादा यूज़ होती है और ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है। और ये कहती है कि नहीं, मैं क्लाउड स्काई सेक्ट में ही रहूँगी और एल्केमी प्रैक्टिस करूँगी ताकि मैं एक रैंक 6 का पिल बना सकूँ जो तुम्हारे सिचुएशन को इम्प्रूव कर सके। वांगलिंग इसे फिर से कहता है क्या तुम श्योर हो नहीं चलना है? ली मुआन एकदम सीरियस थी और एक स्माइल देती है और कहती जितने भी लोगों का तुमने वो सोल ब्लड लिया है वो मुझे दे दो तो मेरी भी सेफ्टी रहेगी। वांगलिंग कहता है पर अगर रैंक 4 के कल्टीवेशन कंट्री के लोग आ गए। मुआन समझाती है सीधा कि उन लोगों को पिल से मतलब है, बाकी वो कुछ नहीं करते। पर वांगलिंग अभी भी चिंतित था। ये सेकंड डेविल को बाहर निकलता है और कहता है कि आज से तुम ली मुआन के साथ ही रहोगे। सेकंड डेविल मुआन के आईब्रोज के थ्रू गायब हो जाता है, और मुआन जब भी इसे वैसा बोलती है तो वो बाहर आ जाता था। पर वांगलिंग अभी भी चिंतित था। जो सबसे पावरफुल इसका रेस्ट्रिक्शन फ्लैग था ये ली मुआन को दे देता है कि अगर तुम्हें स्पिरिट सेवरिंग कल्टीवेटर भी मिल गया तो भी इसके थ्रू तुम बच सकती हो, और अगर तुम्हें कुछ होगा तो सेकंड डेविल के थ्रू मुझे पता चल जाएगा। अब इसके बाद डिस्कशन के बाद ये लोग चारों एंसेस्टर्स को बुलाते हैं क्योंकि पांचवे को तो वांगलिंग ने मार दिया था। और सॉन्ग वगैरह भी आते हैं और सबके सामने ये कहती है कि मेरे हस्बैंड के लिए यानी वांगलिंग के लिए मैं क्लाउड स्काई सेक्ट का ध्यान रखूंगी। उम्मीद है कि सीनियर्स माइंड नहीं करेंगे। और ये इनको समझाती है कि 500 के साल के बाद आपके सोल ब्लड आपको मिल जाएंगे क्योंकि अब ये मेरे पास है। एंसेस्टर्स को भी अच्छा लगता है और बाकी लोगों को भी, क्योंकि वांगलिंग ज़्यादा रूथलेस था, ये लड़की फिर भी अच्छी है। और ये भी इनसे वादा करती है कि आपके लाइफ स्पैन को यानी उम्र में बढ़ा सकती हूँ, जो वांगलिंग ने स्पिरिचुअल लिक्विड दिया था। और ये सभी एंसेस्टर्स भी वांगलिंग से वादा करते हैं कि ये ली मुआन को प्रोटेक्ट करेंगे। और उसके बाद सभी लोग यहाँ से निकल जाते हैं। अब वांगलिंग यहाँ पर ली मुआन की मदद करता है क्योंकि बहुत समय पहले सी ऑफ डेविल्स में ली मुआन की जो बॉडी थी वो डैमेज हो गई थी, जिसके वजह से ये नासेंट सोल पर नहीं पहुंच सकती थी। और वांगलिंग यहाँ पर स्पिरिचुअल लिक्विड का यूज़ करता है और इसकी बॉडी को रिकवर करता है क्योंकि वांगलिंग के पास स्पिरिचुअल लिक्विड था, बाकी कोई ऐसा नहीं कर सकता था। समय बीतता है, वांगलिंग यहाँ पर कुछ महीने बिताता है, स्पिरिचुअल लिक्विड कलेक्ट करता है, कुछ ली मुआन को देता है, कुछ अपने पास रखता है। और एक दिन के सुबह वांगलिंग यहाँ पर यानी यहाँ से निकल जाता है। ली मुआन को भी नहीं पता था कि अगली बार वांगलिंग इससे कब मिलेगा, पर यह जानती थी कि अगर ये वांगलिंग के साथ गई तो उसके लिए ये बर्डन बनेगी, यानी वांगलिंग का ध्यान इस पे रहेगा और वहां पर एक ब्लडी बैटल है। तो ये जानती थी कि आगे वांगलिंग के दिल में इसके लिए जगह और बढ़ती ही जाएगी। अब इधर वांगलिंग सी ऑफ डेविल्स की तरफ बढ़ जाता है क्योंकि इसे मालूम था जाओ अगर जाना है तो जाओ जाने के लिए सी ऑफ डेविल्स के दूसरे साइड जाना पड़ेगा, और शायद उधर ही कंट्री जाओ है। और जब से वांगलिंग ने यहाँ पर वो डिवाइन रेट्रीब्यूशन यूज़ किया था तब से सी ऑफ डेविल्स में बहुत सारे बीस्ट दिखने लगे थे क्योंकि फॉग कम हो गया था। तो लोग यहाँ पर बीस्ट हंटिंग भी करते थे और इनके थ्रू अच्छा खासा कमाते थे। अब यहाँ पर सी ऑफ डेविल्स के एक सिटी जुआन डे को दिखाया जाता है जहाँ पर दो लोग एक 8 क्लॉड बीस्ट को मार रहे थे। उनमें एक लड़का था और एक लड़की थी, और इनको दूर से एक बंदा ध्यान पे बनाए हुआ था। ये कोई और नहीं बल्कि क्यू सिपिंग था, वांगलिंग का पुराना साथी, जिसने कि वांगलिंग को एक नासेंट सोल दिया था। और ये यही सोच रहा था ये दोनों शिकार करेंगे, बाद में मैं इनसे छीन लूंगा। और फिलहाल ये अपने कल्टीवेशन को थोड़ा नीचे गिरा के था
और ये नासेंट सोल पे पहुंच चुका था। और ये दो लोग 8 क्लॉड बीस्ट का शिकार कर रहे थे। समय बीतता है और क्यू शिपिंग इन पे नजर बना के था। 3-4 दिन निकल चुके थे और क्यू शिपिंग भाई ये इनके साथ ही था। और ये अपने पावर लेवल को कोर फॉर्मेशन के मिड स्टेज में कर लेता है। और ये लड़का और लड़की को पता नहीं था, दोनों कोर फॉर्मेशन पे ही थे। बट ये जहरीला आदमी अभी भी सुधरा नहीं था। इस दौरान वो लड़का और लड़की उस 8 क्लॉड बीस्ट से फाइट कर रहे थे। तभी यहाँ पर एक आवाज आती है कि लॉन्ग टाइम नो सी ओल्ड फ्रेंड। अब क्यू सिपिंग अवाक था कि भाई ये कौन है, क्योंकि आवाज इसे सुनी भी लगती है। ये पलट के देखता है और अवाक था, इसकी तरफ एक बंदा बढ़ रहा था जो कि देखने में बहुत धीरे चल रहा था। और अचानक से इसके सामने प्रकट होता है और वांगलिंग इसके मजे लेता है कि ब्रदर क्यों आप अच्छे मूड में दिख रहे हो, नासेंट सोल कल्टिवेटर पे पहुंच चुके हो और दो कोर फॉर्मेशन जूनियर्स के साथ खेल रहे हो। क्योंकि क्यू सिपिंग अब इन पर अटैक करने वाला था और वांगलिंग क्यू सिपिंग के अटैक को डिसॉल्व कर देता है। उन दोनों जूनियर्स को भी पता चलता है और वो दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। और फाइनली क्यू सिपिंग भी समझता है और बोलता है ओल्ड फ्रेंड लॉन्ग टाइम नो सी, कैसे हो। वांगलिंग फिलहाल क्यूसेपिंग को समझाता है कि वो दोनों मैजिकल इंचांटेड पैलेस के हैं। फालतू में तुम भी मुसीबत में पड़ोगे। लड़की तो चलो आउटर है, बट वो लड़का कोर डिसाइपल है वहां का। हालांकि तुम अभी भी पकड़ सकते हो। बट क्यूसेपिंग समझता था और वांगलिंग इससे अब एक मैप मांगता है। सीधा सीधा ये डिस्कस करता है। क्यूसिपिंग एक मैप निकाल के देता है जो कि एक जेड पे बना हुआ था और वांगलिंग इसे थैंक्स बोलता है। क्यूसिपिंग अवाक था कि तुम इसे देखोगे नहीं। वांगलिंग हंस के कहता है क्या इसकी कोई ज़रूरत है। अब क्यू से भी इंक समझता था और ये यहाँ से निकल जाता है और जाते जाते कहता है ब्रदर वांग, आप टेंशन मत लो, गलत इन्फॉर्मेशन आपको मैं नहीं दूंगा। वांगलिंग जानता था इसमें कुछ चीज़ें गलत हो सकती है, क्योंकि क्यू सीपिंग ने भी कहा था कि ये मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैप बनाया जहाँ जहाँ मैं ट्रैवल किया था। अब वांगलिंग का फोकस यहाँ के एक सिटी पर जाता है, रिपीटेड इंक सिटी, जो कि सी ऑफ डेविल्स के जो 99 बड़े शहर हैं उनमें से एक था। क्योंकि इस मैप में इसने इस सिटी को देखा जहां पर एक ट्रांसफर एंसेंट एरे भी था, इस सिटी से 3 लाख मील की दूरी पे। अब वांगलिंग उस शहर के लिए निकल जाता है और रास्ते में जो भी बीस्ट मिलते हैं उनके कोर्स को ये निकाल लेता था। पर वांगलिंग अवाक था, इन दिनों में ये बहुत सी चीजें देखता है कि ये बीस्ट वगैरह ये काफी एकदम अटैक पर इस समय चल रहा है, बहुत ज्यादा दिख रहे थे। और वांगलिंग इनके कोर्स को एंसेंट गॉड टैक्टिक के थ्रू एब्जॉर्ब कर जाता है। वांगलिंग फिलहाल उस लोकेशन यानी एंसेंट ट्रांसफर एरे के करीब था और यहाँ पर पहले ये अपने डिवाइन सेंस को फैलाता है। इस दौरान वांगलिंग ये एक एप शेप का डेविल बाहर निकालता है। ये इसका थर्ड डेविल था, इसे भी ये बना चुका था। और ये जो डेविल था ये आराम से कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर्स को निगल सकता था। डेविल आगे की तरफ बढ़ता है पर ये फील करता है कि कोई तो चीज है जो कि इसे अपनी तरफ खींच रहा था। वांगलिंग भी इस दौरान अपने पॉइजन स्वॉर्ड को निकालता है और उस डायरेक्शन में बढ़ाता है और साथ में अपने आइस फ्लेम को यूज करता है जो कि इसने अंडरवर्ल्ड एक्सेशन मेथड कल्टीवेशन के दौरान बनाया था। वांगलिंग अवाक था क्योंकि वो जो भी बीच था वो वहां से हट चुका था और वो ह्यूमन फॉर्म में भी बदल सकता था। एंसेंट ट्रांसफर एरे की तरफ ये बढ़ता है जो कि फिलहाल काफी डैमेज दिखता है। वांगलिंग आगे बढ़ता है पर इसे फील होता है कि कोई तो बीस्ट है जो इस पर नजर बना के है और उसके छिपने की एबिलिटी काफी सही है। वांगलिंग सोचता है अगर मैं इस बीस्ट को अपना गार्जियन बना लूं, मतलब अगर मैं कल्टीवेशन में जाऊं तो ये मुझे गार्ड करे तो कितना अच्छा होगा। और वांगलिंग अब सीधा मोड बना लेता है, ये रेस्ट्रिक्शंस वगैरह यूज करता है और फर्स्ट डेविल को भी बाहर निकालता है। फर्स्ट डेविल भी काफी एक्साइटेड था पर जब वो उस स्ट्रेंज बीस्ट को देखता है तो आगे नहीं जाना चाहता था। और साथ में इसकी नजर थर्ड डेविल पे पड़ती है। ये अवाक था, ये तो और अलग है, सेकंड डेविल से भी ज्यादा अगली है। और ये जो बीस्ट था इसे मॉस्क्यूटो बीस्ट कहते हैं। और जू लिक्वियो यानी फर्स्ट डेविल इसे देखकर शॉक्ड था और वांगलिंग अब इस बीस्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था। अब वांगलिंग यहाँ पर वो मिरर यूज करता है और बीस्ट की तरफ दिखा करके इसका मानो एक कॉपी बना देता है। मॉस्क्यूटो बीस्ट अपने इस कॉपी से फाइट करने लगता है और वांगलिंग इस बैटल को देख रहा था। इधर वांगलिंग ये जो कॉपी बीस्ट था इसे थोड़ा स्लो कर देता है अपने ब्रॉन्ज मिरर से और जो मेन मॉस्क्यूटो बीस्ट था उस कॉपी वाले मॉस्क्यूटो को मारने लगता है, यानी उसके ब्लड को भी सक करने लगता है। अब ये कॉपी मॉस्क्यूटो मानो धुआं बन करके ब्रॉन्ज मिरर में गायब हो जाता है। मॉस्क्यूटो बीस्ट वांगलिंग की तरफ गुस्से में देखता है पर ये अटैक नहीं करता है बल्कि ये फिर से भागने लगता है। अब वांगलिंग जब इसे देखता है तो रेस्ट्रिक्शंस फ्लैग को एक्टिवेट करता है और वांगलिंग इसे ट्रैप कर देता है। रेस्ट्रिक्शंस फ्लैग के ये 20% पावर को यूज करता है, नहीं तो ये बीस्ट मारा जाता। फिर भी ये मॉस्क्यूटो इंजर्ड था और इसका खून पर्पल कलर का था। अब वांगलिंग इस पर अपना ब्लड यूज करता है क्योंकि इसका ब्लड काफी लॉस हो चुका था और इस बीस्ट को कुछ पिल्स भी खिलाता है। इसकी भी इंजरीज हील होने लगती है और वांगलिंग इस दौरान इसे एक कोर भी खिलाता है बीस्ट का और बीस्ट की बॉडी अब और बढ़ने लगती है और बहुत सारे वांगलिंग इसे कोर खिलाता है। और जब जब ये बीस्ट यानी मॉस्क्यूटो बीस्ट कोर खाता था तो इसका साइज बढ़ जाता था और इसके डंक भी काफी स्ट्रांग हो जाते हैं।
और मॉस्क्विटो की स्पीड भी इन कोर्स वगैरह को खाने के बाद काफ़ी बढ़ चुकी थी। अब वांगलिंग को क्यूसिपिंग का बोर्ड तो पसंद आता था, बट ये जो मॉस्क्विटो था, अब ये उससे भी फास्ट था और वांगलिंग इस पर बैठकर ट्रैवल कर सकता था। इस मॉस्क्विटो का स्पीड वांगलिंग से थोड़ा ही कम होगा। अब वांगलिंग ट्रैवल करता है और बहुत सारे बीस्ट मॉस्क्विटो बीस्ट पर अटैक करते हैं, पर वांगलिंग इसे रेयरली बचाता था, जब ज़्यादा जरूरत पड़ती थी तभी, ताकि ये बीस्ट स्ट्रांग बनते जाए। अब वांगलिंग उस शहर में पहुंच चुका था जहां पर कई सारे ऐसे एरियाज दिखाई देते हैं। अब वांगलिंग शहर में पहुंचने के बाद मॉस्क्विटो बीस्ट को अपने बैग ऑफ होल्डिंग में रख लेता है और सिटी में घूमने लगता है, और अपने कल्टीवेशन को ये नीचे गिरा लेता है और फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के मिड स्टेज में रोक देता है, जब तक कोई स्पिरिट सेवरिंग या उससे ऊपर नहीं होगा इसके रियल पावर को नहीं देख सकता था। इधर वांगलिंग को तीन लोग नजर बना के थे कि यार ये बंदा ये है तो नासेंट सोल कल्टीवेटर, पर ये शायद अपनी ऑरा को दिखाना नहीं चाहता है। तीनों ने सेम ही ड्रेस पहने थे, बस कलर अलग थे, एक का काला था, एक का सफेद और एक का लाल। पर वांगलिंग की भी नजरें इन पर थी, ये अपने डिवाइन सेंस से पूरे सिटी को स्कैन कर चुका था। अब वांगलिंग इस शहर में घूमता है, पर इसे वो मैप नहीं मिलता। फिलहाल ये ट्रेजर रिफाइनिंग पवेलियन पहुंचता है, और वांगलिंग को इस दौरान एक ओल्ड मैन की याद आती जो जिन्होंने इस पर वो लोटस रेस्ट्रिक्शन लगाया था, जिन्होंने इससे कहा भी था कि ट्रेजर रिफाइनिंग पवेलियन में तो मेरा नाम बता दो, कोई भी जानता है। इधर वांगलिंग अंदर की तरफ जा रहा था और एक बंदा इसकी तरफ आता है। ये दिखने में काफी हैंडसम था, पर काफी नर्वस था। ये भाग रहा था बेसिकली, और इसके पीछे एक मिडिल एज मैन पड़े हुए थे। अब ये बंदा वांगलिंग की तरफ से ही भाग रहा था। वांगलिंग थोड़ा सा हटता है, फिर भी वो बंदा आगे से भागते भागते गिरता है, और उसके हाथों में एक पर्पल कलर का कोई जेड था जो कि बाहर गिर जाता है। फिर से वो उसे उठाता है। इधर वो मिडिल एज मैन वांगलिंग को ऐसा हाथ से कि साइड हट भाई करके आगे बढ़ने वाले थे, और ये ओल्ड मैन उस बच्चे को कहते कि वो चीज़ मेरा दे दे बच्चे, तू मेरा चीज़ चुरा के क्यों भाग रहा है। वो लड़का भी बोलता है कि ये मेरे फैमिली का हेरिटेज है, आपका कैसे हो गया। मिडिल एज मैन उस बच्चे को पकड़ लेता है, उसके बाल खींचता है और कहता है कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, अगर ये मेरा नहीं भी है तो। कुछ लो क्वालिटी के स्पिरिचुअल स्टोन्स छोड़ करके ये उस बंदे से पल्पर स्टोन छीनने लगता है, और कोई फिलहाल इसे रोकता भी नहीं है, जबकि इस मोहल्ले में बहुत सारे लोग थे। वांगलिंग भी इन चीज़ों को इग्नोर करता है और आगे की तरफ बढ़ने लगता है। वांगलिंग आगे बढ़ रहा था, उधर वो मिडिल एज मैन उस पर्पल जेड को लेने के बाद वांगलिंग की तरफ बढ़ता है कि मैंने तुम्हें जाने को कहाँ बोला, और ये अपने हाथ को वांगलिंग के सर की तरफ बढ़ाता है। वांगलिंग पलटता है और एक कोल्ड लुक इस ओल्ड मैन को देता है। ओल्ड मैन के पसीने छूटने लगते हैं। वांगलिंग आगे बढ़ जाता है। अब ये जो बंदा था ये अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड से वांगलिंग पर अटैक कर देता है, पर ये तलवार जैसे ही वांगलिंग के करीब पहुंचती है, दो भागों में टूट जाती है। वांगलिंग पलटता है, इसे मारना नहीं चाहता था, पर यह बंदा मानेगा नहीं। ये अपने रेस्ट्रिक्शन फ्लैग को इस मिडिल एज मैन की तरफ बढ़ा देता है, सीधा फोरहेड पे जाकर के वो उससे टकराता है, और ये ओल्ड मैन मारा जाता है। उधर वो बंदा आता है, अपने पर्पल जेड को लेता है और यहाँ से निकल जाता है। वांगलिंग आगे बढ़ता है। इधर एक और ओल्ड मैन इस शॉप के बाहर मिलते हैं और वांगलिंग से कहते हैं कि ये शॉप पब्लिक नहीं है, मैं आपको बोलूंगा कि आप चले जाओ। फिर वांगलिंग गुस्से में कहता है फिर यहाँ पे मार्क क्यों लगाया। ओल्ड मैन चौंक जाते हैं और रेस्पेक्ट से कहते हैं ठीक है, आप अंदर आ सकते हैं। और ओल्ड मैन वांगलिंग को समझाते हैं कि जिस बंदे को आपने मारा है उसका बैकग्राउंड थोड़ा स्ट्रांग है। और इसी समय एक आवाज भी आती कि जिस ठग ने मेरे डिसाइपल को मारा है, बाहर आ जाओ। और ये जो जहाँ पर बैठा था वांगलिंग, ये ओल्ड मैन वांगलिंग से कहता है मुझ पर रहम करो और यहाँ से निकल जाओ, नहीं फालतू में मैं भी मारा जाऊंगा। वांगलिंग पूछता है क्या वो जो बंदा अभी मुझे आवाज दिया है, क्या उसके पास टोकन है। ओल्ड मैन हाँ में सर हिलाता है, क्योंकि वांगलिंग को एक टोकन चाहिए था अगर इस ट्रेजर वाले कुछ चीजें इसको चाहिए होंगी तो, जो कि शायद 3 दिनों बाद था। वांगलिंग को जैसे ये बंदा बताता है कि हाँ उसके पास है, वांगलिंग सीधा उस बंदे की तरफ पड़ता है। अब ये जो बंदा था लियाओन मो सिटी का गार्जियन था, और जैसे ही बोलता है इसके सामने एक 10 फीट दूरी पर एक बंदा प्रकट होता है, जिसके बाल सफेद थे और दिखने में काफी हैंडसम था। ये जो बंदा था ये गंजे बालों वाला था। वांगलिंग प्रकट होने के बाद सीधा अपना रेस्ट्रिक्शन फ्लैग निकालता है, और इसके रेस्ट्रिक्शन फ्लैग्स पूरे स्पेस में फैलने लगते हैं। पूरे सिटी को ये कवर कर लेता है। अब ये बाल्ड मैन भी कुछ अपने इंसेक्ट्स रिलीज करता है, और वांगलिंग को समझाता है कि फेलो कल्टीवेटर ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। पर वांगलिंग को फर्क नहीं पड़ता है। ये रेस्ट्रिक्शंस फ्लैग से 9 ब्लैक ड्रैगन्स बनाता है और इस बाल्ड मैन की तरफ बढ़ा देता है, और साथ में ब्रॉन्ज मिरर को भी निकालता है और बोलता है ग्रीन लाइट। अब इस बाल्ड मैन के आसपास जो भी इसके रेस्ट्रिक्शंस इसने लगाए थे, यानी वो इंसेक्ट्स वगैरह, वो सीधा गायब होने लगते हैं, और बाल्ड मैन अब यहाँ से भागने को देखता है। बाल्ड मैन भाग रहा था अपने किसी ट्रेजर को यूज करके, पर वो जो ब्रॉन्ज मिरर की ग्रीन लाइट थी इसे थोड़ी समय के लिए रोक देती है। इधर 9 ड्रैगन्स इसकी तरफ बढ़ते हैं। बाल्ड मैन अपने मुंह में से एक ट्राइडेंट निकालता है और इन 9 ड्रैगन्स पे अटैक करता है, पर थोड़ी समय के लिए वो जो पॉज आता है वो इसका कारण बनता है मरने का।
ग्रीन स्मोक मानो इसे मारने लगती है। ये खून की उल्टी करता है और इसका नासेंट सोल बाहर निकलने लगता है। इधर वो जो 3 लोग थे, जो कि वांगलिंग पे नज़र बना के थे, उन्हें भी अब समझ में आ जाता है। अब बाल्डमैन को भी पता चलता है कि इसके वो 3 साथी यहीं पर हैं। तो जो इस एरिया को वांगलिंग ने कवर किया था, ये वहाँ से भागने को देखता है। पर 99 रेस्ट्रिक्शंस इसके रास्ते को ब्लॉक कर चुके थे और उन तीनों कल्टीवेटर्स को भी वांगलिंग ब्लॉक कर देता है। और ये थोड़े समय के लिए होता है, पर इस समय वो जो मॉस्क्विटो था, अपने ढंग से बाल्डमैन को कुछ ऐसा कर चुका था, जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता। मतलब इसके ब्लड को ही वो डिवोर कर जाता है। और वांगलिंग उसके जो भी ट्रेजर्स थे, उन्हें रख लेता है। साथ में वो टोकन भी, जिस पर लिखा हुआ था, सीक्रेट। बहुत सारे लोग इस सीन को देखते हैं, पर कोई कुछ नहीं करता, क्योंकि वांगलिंग ने आराम से उस बाल्डमैन को मार दिया था। और वो तीनों गार्जियंस भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें पता था कि सी ऑफ डेविल्स में स्ट्रेंथ मैटर करता है। वांगलिंग अब खुश था, क्योंकि अब इसके पास एक टोकन था। अब वांगलिंग फिलहाल एक सराय में 3 दिनों तक रुकता है, और इन दिनों ये बहुत लोगों से मिलता भी है। यहाँ पर बहुत सारे लोग यही सीक्रेट एक्सचेंज के लिए आए हुए थे, जिसके लिए वांगलिंग फिलहाल यहाँ पर मौजूद था। 3 दिन इस दौरान बीत जाते हैं, और तीसरे दिन के बाद एक बंदा आता है, जो किसे इनवाइट करता है और उस शॉप की तरफ लेके जाता है। ओल्ड मैन, वो जो शॉप पे बैठा था, ये फिर से वांगलिंग से मिलता है और रेस्पेक्ट दिखाता है, और एक रोब देता है वांगलिंग को, मतलब ये अपने चेहरे को ढक सके। मतलब बाकी लोग को भी सेम ऐसा ही था। सभी लोगों ने सेम रोब पहना था, तो किसी को पता नहीं चलेगा कि ये सामने वाला कौन है। वांगलिंग जहाँ पर जाकर बैठता है, जिस अंदर शॉप में, यहाँ पर सभी लोग मिनिमम तो नास एंड सोल पे थे ही, और ज़्यादातर अर्ली स्टेज पे, सिवाय एक बंदे के जो दिखने में काफ़ी स्कॉलर लग रहा था। वो था नास एंड सोल के लेट स्टेज में। और वांगलिंग जब इस कमरे में एंटर करता है, तो ये जो स्कॉलर मैन भी था, ये भी वांगलिंग को ही देख रहा था। वांगलिंग यहाँ पर आकर बैठ चुका था, इसकी आंखें बंद थी, पर अपने डिवाइन सेंस से ये सब पर नजर बना के था। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके आसपास ब्लैक फॉग था। वांगलिंग समझता है ये नहीं चाहते कि इन्हें कोई पहचाने। और इस सीक्रेट एक्सचेंज में 30 से या उससे ज्यादा लोग आए हुए थे। समय बीतता है और जो भी कल्टीवेटर्स आने थे वो आ चुके थे। अब यहाँ पर सबसे पहले आगे में जो एक बंदा बैठा था वो जाता है, और अपने बैग ऑफ होल्डिंग्स में से बहुत सारे ट्रेजर्स निकालता है, और कुछ कोर्स निकालता है, जिनके बारे में ये बताता है कि ये मिड क्वालिटी के स्पिरिचुअल बीस्ट के हैं, जो कि बेसिकली नासेंट सोल के लेट स्टेज के बराबर माने जा सकते हैं। और ये बोलता है अगर किसी को ये चाहिए तो ये मिल सकते हैं। अब इस दौरान कोई और एक कल्टीवेटर इन चीज़ों को एक्सचेंज करता है, कुछ बेल वगैरह दे करके। ऐसे करके सबकी बारी आती जाती है। अब ऐसे करके एक बंदा और आता है कि ये एंशिएंट बीस्ट कैटलॉग है, मतलब इसमें कुछ एंशिएंट टेक्निक है, पर इसके बदले मुझे मिड क्वालिटी के स्पिरिचुअल बीस्ट के कोर्स चाहिए, और एक के लिए 5 कोर। अब इस दौरान वांगलिंग को ऐसा समय बीत रहा था, और एंशिएंट ट्रांसफर एरे के प्रोडक्शंस जेड के बारे में पता चलता है। और ये सुनते ही वांगलिंग अपने हाथ को खड़ा करता है। वांगलिंग इस चीज को रख लेता है, और इस बंदे को जो मिड क्वालिटी के स्पिरिचुअल बीस्ट के कोर्स चाहिए थे वो दे देता है। और वांगलिंग जब इस समय एक्ट करता है, तो वो जो स्कॉलर मैन था और 2 और लोग थे, इस पर नजर बना के थे। अब वांगलिंग आगे बढ़ता है, क्योंकि अभी इसकी बारी थी। और इस दौरान वांगलिंग कुछ अपने बैग ऑफ होल्डिंग्स में से स्पिरिचुअल बीस्ट के कोर्स और कुछ ट्रेजर्स निकालता है। पर ये कॉमन आइटम थे, तो लोग थोड़े निराश होते हैं। और वांगलिंग बोलते हैं मैं इन चीज़ों को दे सकता हूँ, पर मुझे सुजाकू प्लेनेट का पूरा मैप चाहिए, जितना कंप्लीट मैप हो सके। अब ये बात सुनते ही बाकी कल्टीवेटर्स थोड़ा सा स्ट्रेंज फील करते हैं, और इनमें से एक बोलता है कि फेलो कल्टीवेटर, इतनी चीज़ों में आपको मैप चाहिए, मैप तो काफ़ी कीमती हो जाएगा। अब वांगलिंग कहता है फिर आपके हिसाब से मुझे क्या ट्रेड करना चाहिए मैप के लिए, और क्या दे सकता हूँ। और ये बंदा समझाना शुरू करता है वांगलिंग को कि आप लगता है सी ऑफ डेविल्स में नए हो। मैप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और सुजाकू प्लेनेट तो बहुत बड़ा है, और इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास मैप नहीं होगा तो आप कहीं जा नहीं सकते। मतलब अगर आपको बस सी ऑफ डेविल्स का मैप चाहिए तो वो काफ़ी कीमती हो जाता है। 1 लाख हाई क्वालिटी के स्पिरिचुअल स्टोन्स आपको देने पड़ेंगे। और अगर आपको सुजाकू प्लेनेट का मैप चाहिए तो ये किसी के पास हो भी नहीं सकता। पर वांगलिंग कहता है कि अगर आपके पास सी ऑफ डेविल्स और उसके आसपास की कंट्रीज का मैप है अच्छा खासा, तो मैं तैयार हो सकता हूँ। स्कॉलर मैन कहता है नहीं, मेरे पास वैसा तो मैप नहीं है। पर इस दौरान एक दूसरा बंदा बोलता है कि मेरे पास है। और ये बंदा बताता है कि मेरे पास ऐसा मैप है जिसके सी ऑफ डेविल्स के आसपास के जो 4 कॉन्टिनेंट होते हैं, यानी 4 महाद्वीप, टोटल 148 कंट्रीज, वो मैप है। 148 कंट्रीज मतलब लगभग प्लेनेट सुजाकू का ही तो मैप हो गया। लोग यही सोचते हैं, मतलब कुछ कंट्रीज ही बची होंगी, 40-50 या जो भी। वांगलिंग के पास वैसे भी अभी 2 मैप का हिस्सा था। एक क्यू शिपिंग से इसे हासिल हुआ था, और एक बैटल गॉड टेम्पल से। बट दोनों में इसके कंट्री जाओ का कोई लोकेशन इसे मिलता नहीं है। वांगलिंग सोचता है और इनसे कहता है कि आपको इसके बदले में क्या चाहिए। अब ये कल्टीवेटर एक मैसेज भेजता है अपने डिवाइन सेंस से कि फेलो कल्टीवेटर, अगर आप जल्दी में नहीं हो तो हम प्राइवेट बात कर सकते हैं। वांगलिंग मान जाता है,
सीक्रेट एक्सचेंज फिलहाल 1-2 घंटे चलता है और खत्म हो जाता है, और वांगलिंग और ये बंदा एक जगह मिलते हैं। अब अंदर में एक शॉप में, मतलब एक जगह पे मिलता है ये बंदा, और ये एक ओल्ड मैन था जो कि चाय पी रहा था। वांगलिंग अंदर एंटर करता है और वांगलिंग को देखते ही स्माइल करता है कि आओ बैठो चाय पियो, ये हाउफेन कंट्री का है, हाई क्वालिटी का चाय है। वांगलिंग फील करता है ये जो बंदा है ये नासेंट सोल के मिड स्टेज में है, और ओल्ड मैन वांगलिंग से इसका नाम भी पूछता है। वांगलिंग इसको नाम बताता है। इस दौरान ओल्ड मैन पूछता है कि आप मेरे बारे में जानते हो। वांगलिंग सीधा नाम में सर हिलाता है। अब ये बंदा वांगलिंग को वो मैप दिखाता है। मैप काफी डिटेल में था, हर एक जगह का डिस्क्रिप्शन अच्छे से था, एक एक एंशियंट ट्रांसफर एरे का भी, कि कौन सा डैमेज है कौन सा सही है। इवन वहां पे जो नासेंट सोल और हाई लेवल के कल्टीवेटर्स हैं उनका भी नाम था। वांगलिंग अब सी ऑफ डेविल्स के आसपास जो 4 कॉन्टिनेंट थे उन्हें देखता है। लेफ्ट कॉन्टिनेंट पर इसकी नज़र पड़ती है और वहां पर इसे एक नाम दिखता है, जाओ। पर इस दौरान ये ओल्ड मैन इस मैप को गायब कर देता है और बोलता है कि इस मैप को वही, मतलब आप ले भी नहीं सकते इसे, क्योंकि इसे मैंने अपने डिवाइन सेंस से लिंक कर दिया। वांगलिंग पूछता है इसके बदले आपको क्या चाहिए। ओल्ड मैन बोलता है बस एक ही काम है, आप एक बंदे को मार दो, मैं आपको ये जेट दे दूंगा। वांगलिंग सीधा पूछता है, इसकी आंखें एकदम कोल्ड थी, कि उस बंदे का कल्टीवेशन क्या है। ओल्ड मैन बोलता है नासेंट सोल लेट फेज, हाफ स्टेप, स्पिरिट सेवरिंग। वांगलिंग एकदम शांति से कहता है रास्ता दिखाओ। ओल्ड मैन चौंक जाता है और कहता है ठीक है फिर, आप मुझे फॉलो करो। अब ये दोनों पलक झपकते इस सिटी को छोड़ चुके थे और एक बेसिन के करीब पहुंचते हैं जो कि सिटी से 3,000 मील की दूरी पे था। और वांगलिंग को इस दौरान लगता है कुछ तो गड़बड़ है, मानो ये ओल्ड मैन इसे बहुत अच्छे से जानता हो। साथ में वो फीमेल अटेंडेंट भी थी जो वांगलिंग को लेकर आई थी। बेसिन के नीचे एक फॉर्मेशन था जहां पर 4 नासेंट सोल कल्टीवेटर्स थे। वांगलिंग इन्हें देखता है और कहता है कि बाल्डमैन तो मर गया, नहीं तो तुम 6 मिल करके एक किलिंग फॉर्मेशन बना सकते थे। और इस समय वांगलिंग अपने जी रियल्म को एक्टिवेट करता है। ओल्ड मैन वांगलिंग को यहाँ पर फंसा के लाया था, पर जब तक ये उस जेड को तोड़ पाता जिसमें मैप था, वांगलिंग का जी रियल्म इसके करीब था। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।